नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के वर्तमान सत्र का पहला सप्ताह भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण बाधित रहा। हरित ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना कल भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, अमेरिका के बैंकिंग संकट का भारत के वित्तीय क्षेत्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। बर्मिंघम में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र की भारतीय जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची और क्रिकेट में मुंबई में पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दे के कारण आज लगातार 5वें दिन भी बाधित रही। हंगामा जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर नारेबाजी की। दूसरी ओर कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर अदानी समूह के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को शांत रहने और सदन में बोलने की अनुमति देने का भरोसा दिलाया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति बनी रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों को अदानी समूह के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस नामंजूर कर दिया। हंगामा जारी रहने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश की संप्रभुता पर हमला करने का आरोप लगाया है। श्री नड्डा ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय लोकतांत्रिक विरासत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे सरकारी खर्च में काफी बचत होगी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने इस संबंध में संविधान में संशोधन करने और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने जैसी प्रमुख बाधाओं के बारे में बताया। सरकार ने देश भर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल गैर सरकारी संगठनों या निजी अथवा राज्य सरकार की भागीदारी में खोले जाएंगे। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि फिलहाल सैनिक स्कूल सोसाइटी या रक्षा मंत्रालय ने 18 स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री से धन जुटाने के लिए आईपीओ लाने की मंजूरी दी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। आईपीओ से एक तरफ सरकार की हिस्सेदारी कम होगी और दूसरी ओर राष्ट्रीय संपत्ति में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसके अलावा इससे इरेडा को सरकारी खजाने पर निर्भरता कम होगी और विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए बाजार से पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। एक रिपोर्ट। करीब 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक हाई स्पीड डीजल पहुंचाने का काम करेगी। इस पाइपलाइन को 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। भारत सरकार ने पाइपलाइन के बांग्लादेश हिस्से के निर्माण के लिए अनुदान सहायता के रूप में 285 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। यह पाइपलाइन शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंटरनेशनल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य पक्षों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता सहित संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सत्र आयोजित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वासन दिया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में स्थायित्व बना रहेगा। उनका ये बयान सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद अमरीकी बैंकिंग प्रणाली में चल रहे संकट के बीच आया है। श्री दास ने कहा कि बैंकों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे मजबूत प्रबंधन और देनदारियों और परिसंपत्तियों में सतत सुधार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जारी संकट भी स्पष्ट रूप से वित्तीय प्रणाली के लिए निजी क्रिप्टो करेंसी के जोखिमों को दर्शाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रिजर्व बैंक ने जोखिम प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल में निवेश के लिए महारत्न उपक्रम सीपीएसई को अधिकार दिए जाने के दिशा निर्देश से एनटीपीसी लिमिटेड को छूट प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। एनटीपीसी को दी गई छूट से हरित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश के तौर पर भारत का वैश्विक छवि को बढ़ावा मिलेगा। इससे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर भारत की निर्भरता कम होगी और कोयला आयात के लिए खर्च भी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे टेक्सटाइल पार्कों से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से टेलीफोन पर बातचीत की और राष्ट्रपति पद संभालने के लिए उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति फिलहाल केरल की यात्रा पर हैं। दोनों राष्ट्रपतियों ने भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी संबंधों का उल्लेख किया। नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम सहाय प्रसाद यादव देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके लिए आज हुए मतदान में श्री यादव ने सीपीएन-यूएमएल की उम्मीदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य और जनमत पार्टी की ममता झा को पराजित किया। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है परीक्षा तनाव। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 6वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो अंश
जिसके जरिए बच्चों के दिलों से परीक्षा का डर दूर करने में मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में सामयिक विषयों पर ही संदेश देते रहे हैं। फरवरी का महीना ऐसा होता है जब बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर होती हैं। परीक्षाओं के तनाव से बच्चे जूझ रहे होते हैं। परीक्षा के तनाव से दूर रहने और बच्चों को समझाने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब रहे हैं। 21 फरवरी 2015 को मन की बात में उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा बोझ नहीं है। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में, और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी पे पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है, तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, आपके दोस्त से बेटे से आगे होना चाहिए। मन की बात पर आधारित ये विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये पहली भारतीय जोड़ी है जो लगातार दूसरे साल अंतिम 4 में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल में विश्व की 17वें नंबर की ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी ने चीन की ली वेन मी और ल्यू शुआन को पराजित किया। मुंबई में भारत ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मेहमान टीम 35 ओवर और 4 गेंद में 188 रन पर सिमट गई। जीत के लिए 189 रन के लक्ष्य को भारत ने 39 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट पर 191 रन बनाकर हासिल कर लिया। लोकेश राहुल ने 75 और रविंद्र जडेजा ने 45 रन की पारी खेली। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक आज वाराणसी में हुई। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। काशी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ये मान्यता शहर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र में और अधिक महत्व प्रदान करेगी। स्टार्टअप 20 सिक्किम सभा कल गांगटोक में शुरू होगी। बैठक में G20 सदस्य और आमंत्रित देशों, बहुपक्षीय संगठनों और भारतीय स्टार्टअप के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के वर्तमान सत्र का पहला सप्ताह भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण बाधित रहा। हरित ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, अमेरिका की बैंकिंग संकट का भारत के वित्तीय क्षेत्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। बर्मिंघम में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची और क्रिकेट में मुंबई में पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।